नमस्ते। और आज के इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। तो कल से यानी 8 अप्रैल 2026 से यूके जाने के लिए जो दरवाजे की चाबी है ना, वो महंगी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। प्रवेश शुल्क बढ़ गया है। वही तो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश सरकार ये अतिरिक्त पैसा अपनी जेब में नहीं डाल रही है। मतलब वो विदेशी आवेदकों के पैसों से ही अपनी सीमाओं को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। सही कहा। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि दुनिया का एक बहुत ही मशहूर और शानदार थीम पार्क है। लोग जानते हैं कि अंदर की राइड्स बेहतरीन है। और जाहिर है, वहाँ का खाना पीना भी काफी महंगा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और लोग मानसिक रूप से इसके लिए तैयार भी रहते हैं कि अंदर जाने के बाद खर्च करना ही पड़ेगा। वो तो एक तय बात होती है। लेकिन अचानक जब कोई टिकट काउंटर पर पहुंचता है तो पता चलता है कि सिर्फ उस पार्क के अंदर कदम रखने की जो एंट्री फीस है वही बढ़ा दी गई है। यानी अंदर का खर्च तो अपनी जगह है, लेकिन अब सिर्फ दरवाजा पार करने की कीमत बढ़ गई है। एकदम सही। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन सिर्फ इन नए आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि हमें ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए इस वित्तीय प्रवेश बिंदु के महंगे होने का असली मतलब क्या है। देखिए, इस बदलाव को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहली नजर में ये सिर्फ महंगाई के हिसाब से किया गया एक रूटीन बदलाव लग सकता है। हाँ, ऐसा ही लगता है पहले तो। लेकिन अगर हम अपनी स्रोत सामग्री को गहराई से डटोलें तो पता चलता है कि इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट रणनीति है। ये महज फीस बढ़ाना नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? मतलब ये तय करना है कि एक देश की सीमा सुरक्षा प्रणाली और जो पूरा इमिग्रेशन सिस्टम है उसका आर्थिक बोझ आखिर उठाएगा कौन। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो चलिए सबसे पहले इस नए मेनू कार्ड पर नजर डालते हैं कि आखिर फीस कितनी बड़ी है। बिल्कुल, आंकड़ों से ही असली तस्वीर साफ होगी। हाँ, तो जब मैंने नए शुल्कों की सूची का विश्लेषण किया तो कुछ बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आए। अगर हम शॉर्ट टर्म विजिट वीजा से शुरुआत करें, जो 6 महीने तक के लिए होता है, तो इसकी फीस पहले 127 पाउंड थी, जो अब बढ़कर 135 पाउंड हो गई है। यानी सिर्फ 8 पाउंड की बढ़ोतरी। हाँ, सिर्फ 8 पाउंड। ये रकम शायद किसी को बहुत बड़ी ना लगे। बिल्कुल नहीं। मतलब 1 या 2 कप अच्छी कॉफी की कीमत समझ लीजिए। सामान्य तौर पर कोई भी इसे आसानी से नजरअंदाज कर सकता है। सही कहा। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प होना शुरू होती है। जैसे जैसे वीजा की अवधि बढ़ती है, ये आंकड़ा अचानक लंबी छलांग लगाने लगता है। लंबी अवधि वाले वीजा में अंतर काफी बड़ा है। हाँ, उदाहरण के लिए 2 साल के विजिट वीजा की फीस 475 से बढ़कर 506 पाउंड हो गई है। अच्छा, यहाँ सीधे 31 पाउंड का इजाफा हुआ है। बिल्कुल। और 5 साल के विजिट वीजा के लिए अब 848 की जगह 903 पाउंड देने होंगे। मतलब 55 पाउंड ज्यादा। ये तो काफी बड़ा जंप है। और सुनिए, अगर कोई 10 साल का लंबी अवधि का विजिट वीजा लेना चाहता है तो उसे 1059 की जगह अब 1128 पाउंड चुकाने होंगे। बाप रे, या तो सीधे 69 पाउंड का उछाल है। वही तो। और ये सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं है। स्टूडेंट वीजा, जो कि बहुत लोकप्रिय है, उसकी फीस 524 से बढ़ाकर 558 पाउंड कर दी गई है। यानी 34 पाउंड की बढ़ोतरी। हाँ, और स्किल्ड वर्कर वीजा, जो 3 साल तक के लिए होता है, वो 769 से बढ़कर 819 पाउंड हो गया है। सीधे 50 पाउंड का उछाल। ये एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखा रहा है। मुझे तो लगता है कि सरकार लंबे समय तक रुकने वालों पर जानबूझकर ज्यादा फीस थोप रही है। मतलब क्या ये एक तरह का पेनाल्टी सिस्टम है? देखिए, पहली नजर में ये एक पेनाल्टी या हतोत्साहित करने वाला कदम लग सकता है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। लेकिन इसके पीछे की असल वजह लोगों को रोकना नहीं है, बल्कि डेटा और कंप्लायंस मेंटेनेंस का खर्च है। इसे सिस्टम के संसाधनों के उपयोग के नजरिए से देखना होगा। मतलब जो जितना सिस्टम यूज करेगा वो उतना पे करेगा। बिल्कुल। जो व्यक्ति 6 महीने के लिए छुट्टी मनाने आ रहा है, उसका सिस्टम पर प्रशासनिक भार न के बराबर होता है। वो आता है, एयरपोर्ट पे ई गेट से निकलता है, घूमता है और वापस चला जाता है। एकदम सही। सिस्टम को बस उसके आने और जाने का एक लॉग रखना होता है। बहुत ही हल्का डिजिटल फुटप्रिंट। समझ गई।
लेकिन लंबी अवधि वालों का क्या? इसके विपरीत जो व्यक्ति 5 या 10 साल का वीजा ले रहा है या जो स्किल्ड वर्कर और छात्र के तौर पर वहां रहने आ रहा है, वो उस देश के सिस्टम का एक सक्रिय हिस्सा बन जाता है। अच्छा, मतलब सरकार को लगातार उन पे नजर रखनी पड़ती है? हाँ, एक छात्र या कर्मचारी के मामले में होम ऑफिस को लगातार उनकी निगरानी करनी पड़ती है। उन्हें बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट यानी बीआरपी जारी करना पड़ता है। और ये भी ट्रैक करना पड़ता होगा कि छात्र अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा है या नहीं। बिल्कुल। या कोई स्किल्ड वर्कर अपने प्रायोजक के पास ही काम कर रहा है या नहीं। अगर वे अपना पता बदलते हैं तो सिस्टम में अपडेट करना पड़ता है। ओहो, तो ये सिर्फ वीजा छापने का एक बार का खर्च नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो सालों तक उस व्यक्ति के डेटा को एक्टिव रखने और उसकी निगरानी करने का एक तरह का सब्सक्रिप्शन चार्ज है। एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। 10 साल के वीजा का मतलब है कि सरकार को अगले 1 दशक तक डेटाबेस में उस व्यक्ति की जानकारी सुरक्षित रखनी है। और समय समय पर सुरक्षा जांच भी करनी होगी। हाँ, लंबी अवधि के वीजा प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र पर लगातार दबाव डालते हैं। इसलिए ये नया शुल्क ढांचा बिल्कुल उसी अनुपात में काम कर रहा है। मतलब जितना बड़ा प्रशासनिक भार उतनी ही ज्यादा शुरुआती फीस। ये एक बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है। हाँ, अर्थशास्त्र के हिसाब से ये पूरी तरह से सही बैठता है। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल उठता है। हमारी स्रोत सामग्री में बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने इस बढ़ोतरी के पीछे 2 बड़े रणनीतिक कारण दिए हैं। आधुनिकीकरण और सुरक्षा, राइट? हाँ। पहला है एक सुव्यवस्थित डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम बनाना और दूसरा है वैश्विक स्तर पर अपनी ऑपरेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना। सही है। अब मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर हम बैंकिंग या किसी भी अन्य उद्योग का उदाहरण लें तो हम जानते हैं कि ऑटोमेशन से चीजें सस्ती होती हैं। हाँ, आम धारणा तो यही है। तो जब कागजी काम खत्म हो जाता है, मशीनें और सॉफ्टवेयर काम करने लगते हैं, तो सिस्टम को चलाने की लागत धड़ाम से नीचे आ जानी चाहिए। बिल्कुल। फिर आवेदकों से सिस्टम को डिजिटल बनाने के नाम पर ज्यादा पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं? देखिए, ये विरोधाभास अक्सर लोगों को भ्रमित करता है। सिद्धांत रूप में ऐसा ही लगता है कि डिजिटल होने से खर्च कम होगा। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन यहाँ जिस चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है वो है ट्रांजिशन या बदलाव का वो शुरुआती दौर। अच्छा, वो कैसे? यूके का इमिग्रेशन सिस्टम कोई नया स्टार्टअप नहीं है जो पहले दिन से ही क्लाउड सर्वर पर बन रहा हो। वे दशकों पुराने लेगेसी सिस्टम और कागजी फाइलों के पहाड़ों को एक नए डिजिटल नेटवर्क में माइग्रेट कर रहे हैं। ओ, मतलब पुरानी इमारत को गिराए बिना उसी जगह पर एक नया और हाईटेक टावर खड़ा करना। एकदम सही एनालॉजी है ये। और इस संक्रमण काल में खर्च दोगुना हो जाता है, क्योंकि आपको पुराना सिस्टम भी चालू रखना और नया भी विकसित करना है। बिल्कुल। इसके अलावा जब हम ऑपरेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक वेबसाइट बनाना नहीं है। तो इसमें और क्या-क्या शामिल होता है? इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लोगों के बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखना, उसे रियल टाइम में दुनिया भर के सुरक्षा वॉचलिस्ट के साथ इंटीग्रेट करना। और आज के समय में हैकिंग का खतरा भी तो बहुत है। वही तो, राज्य प्रायोजित हैकर से उस डेटा को बचाना सबसे अहम है। साइबर सुरक्षा का ये अभेद्य ढांचा खड़ा करने में अरबों पाउंड का खर्च आता है। बाप रे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूके सरकार ने ये तय किया है कि इस भारी भरकम डिजिटल रेनोवेशन का बिल ब्रिटिश नागरिकों के घर नहीं भेजा जाएगा। यही इस पूरी नीति का केंद्र बिंदु है। इसे यूजर पेज मॉडल कहा जाता है। यूजर पेज मॉडल मतलब जो इस्तेमाल करेगा वही पैसे देगा? हाँ, राजनीतिक और आर्थिक रूप से यूके सरकार के लिए अपने करदाताओं को ये समझाना मुश्किल होगा कि विदेशी कामगारों के लिए जो सिस्टम बन रहा है उसका खर्च आम ब्रिटिश नागरिक अपने टैक्स से क्यों दे। बिल्कुल, कोई भी आम नागरिक ये सवाल पूछेगा। इसलिए सरकार ने इसे पूरी तरह से सेल्फ फंडेड बना दिया है। जो व्यक्ति इस सिस्टम का उपयोग करके देश में आना चाहता है वही इसके आधुनिकीकरण का खर्च उठाएगा। ये एक बहुत ही चतुर रणनीति है। मतलब अपनी सीमाओं को मजबूत करो और उसका बिल उसी को थमा दो जो अंदर आना चाहता है। एकदम सही, कूटनीति और अर्थशास्त्र का बेहतरीन मिश्रण। लेकिन जब हम इस यूजर पेज मॉडल के प्रभाव की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ने वाला है? आंकड़े इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, हमारी स्रोत सामग्री के आंकड़े बताते हैं कि जब यूके जाने की बात आती है तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल, स्किल्ड वर्कर और स्टूडेंट वीजा के मामले में भारतीय आवेदक लगातार टॉप पर बने हुए हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में भारतीयों का योगदान बहुत बड़ा है। इस लिहाज में देखा जाए तो
ये पूरी फीस बढ़ोतरी भारतीय आवेदकों के लिए एक सीधा आर्थिक झटका है। इसमें कोई शक नहीं है और इस झटके को समझने के लिए हमें सिर्फ वीजा फीस की रकम नहीं देखनी चाहिए। तो और क्या देखना चाहिए? इसके पीछे के पूरे आर्थिक गणित को समझना चाहिए। अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे इकोनॉमिक फ्रिक्शन या आर्थिक घर्षण कहते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन इसे इस वीजा फीस के संदर्भ में कैसे लागू किया जाए? इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई युवा पेशेवर या छात्र विदेश जाने का फैसला करता है तो उसके पास खर्चों की एक लंबी सूची होती है। हाँ, फ्लाइट की टिकट, रहने की जगह का डिपॉजिट और रोजमर्रा का खर्च। बिल्कुल, लेकिन ये खर्चे अक्सर समय के साथ बटे होते हैं या व्यक्ति वहां पहुंचकर कमाकर भी उन्हें मैनेज कर सकता है। सही बात है। लेकिन वीजा फीस एक अपफ्रंट कैपिटल बैरियर है। ये वो पैसा है जो आपको यात्रा शुरू करने से बहुत पहले अपने देश में बैठे हुए ही देना पड़ता है। और इसमें सिर्फ वीजा फीस ही तो नहीं है, इसमें हमें यूके के हेल्थ सरचार्ज को भी जोड़ना होगा। हाँ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। साथ ही करेंसी वॉलेटिलिटी यानी विनिमय दर के उतार चढ़ाव का भी एक बड़ा रोल होता है। अगर पाउंड के मुकाबले रुपया थोड़ा भी कमजोर होता है तो वो 50 पाउंड की बढ़ोतरी भारतीय मुद्रा में अचानक बहुत ज्यादा लगने लगती है। एकदम सही कहा आपने। और जब ये सारी चीजें वीजा फीस, हेल्थ सरचार्ज और करेंसी वॉलेटिलिटी एक साथ मिलती हैं तो ये उस आर्थिक घर्षण को चरम पर पहुंचा देती हैं। मतलब एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह। हाँ, मनोविज्ञान के स्तर पर ये शुरुआती लागत आवेदकों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित कर सकती है। ये निर्णय लेने की प्रक्रिया वाला पहलू बहुत अहम है। मतलब मान लीजिए कोई व्यापारी है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार के लोग यूके में रहते हैं और वो हर साल वहां 2-3 बार जाता है। हाँ। पहले शायद उसके लिए एक बार में 10 साल का वीजा ले लेना सबसे सुविधाजनक विकल्प होता। बिल्कुल। ताकि बार बार आवेदन का झंझट न रहे। बिल्कुल, लोग सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अब जब 10 साल के वीजा के लिए 1128 पाउंड जैसी बड़ी रकम एक मुश्त देनी पड़ रही है तो वो व्यक्ति रुककर सोचेगा। हाँ, वो अपना कैलकुलेटर निकालेगा। वही तो। और शायद ये तय करेगा कि एक साथ इतना बड़ा निवेश करने के बजाय जरूरत पड़ने पर छोटे वीजा लेना ही आर्थिक रूप से ज्यादा समझदारी है। ये एक बहुत ही संभावित बदलाव है। लोग अब अपनी सुविधा से ज्यादा अपने कैश फ्लो को प्राथमिकता देंगे। अपफ्रंट कैपिटल को बचाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। बिल्कुल। कुछ मामलों में तो ये भी हो सकता है कि कोई छात्र सिर्फ इस भारी शुरुआती खर्च की वजह से अपने जाने की योजना को एक सेमेस्टर के लिए टाल दे ताकि वो और पैसे बचा सके। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि यूपी की सरकार इस आर्थिक घर्षण का इस्तेमाल करके लोगों को वहां आने से रोक रही है? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। मतलब क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद करने की एक कोशिश है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये उनके खुद के विश्वविद्यालयों और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक आशंका है, लेकिन अगर हम स्रोत सामग्री के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान दें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। क्या तस्वीर दिखती है? ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है कि फीस बढ़ा दी गई है। दूसरा पहलू बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि यूके दरवाजे बंद नहीं कर रहा है। हाँ, और सच कहूं तो स्रोत सामग्री का वो हिस्सा इस पूरे विश्लेषण में सबसे बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया है कि वीजा की संख्या पर कोई कैप या ऊपरी सीमा नहीं लगाई जा रही है। यानी कोई कोटा सिस्टम नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं है कि इस साल केवल 50,000 छात्र या इतने ही कर्मचारी अंदर आ सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात एक और है। क्या? अधिकांश आवेदनों के लिए उनका जो 3 सप्ताह का प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड है वो जस का तस बरकरार रहेगा। ये बॉटम लाइन है जो पूरी कहानी के निष्कर्ष को बदल देती है। एकदम सही। फीस बढ़ना एक बात है, लेकिन अनिश्चितता का न होना एक बहुत बड़ी सर्विस है। मुझे तो ये पूरा ढांचा हमारे एक्सप्रेसवे के फास्टैग सिस्टम जैसा लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब आप अपनी गाड़ी लेके किसी शानदार हाईवे पे निकलते हैं और अचानक पता चलता है कि टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है तो यकीनन थोड़ी चुभन होती है। पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो चुभेगा ही। लेकिन वो बढ़ा हुआ टोल देने का फायदा ये है कि आपको ये गारंटी मिलती है कि आगे कोई बैरिकेड नहीं है। हाँ, रास्ता एकदम साफ है। ऐसा नहीं है कि हाईवे भर गया है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। आप बढ़ा हुआ टोल देते हैं, आपका फास्टैग स्कैन होता है और आप बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। यूके का ये नया वीजा सिस्टम भी यही कह रहा है। ये नो एंट्री का बोर्ड नहीं है। अगर कोई बढ़ी हुई फीस देने में सक्षम है तो उसके लिए कोई कोटा नहीं है और उसका काम 3 हफ्ते के भीतर पूरा हो जाएगा।
फास्ट ट्रैक का ये उदाहरण इस पूरी नीति के काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। देखिए, यूके सरकार को अपने उत्पाद पर पूरा भरोसा है। मतलब अपनी शिक्षा और जॉब मार्केट पर। बिल्कुल। वे जानते हैं कि उनके विश्वविद्यालयों की डिग्रियां और उनके रोजगार बाजार के अवसर विश्व स्तर पर कितने मांग में हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो यूके की शिक्षा और करियर के अवसरों की जो मांग है वो बहुत इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक यानी कीमत में थोड़ा बदलाव आने से उसकी मांग अचानक गिर नहीं जाएगी। एकदम सही। मतलब उन्हें पता है कि जो लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़ने या लंदन के किसी बड़े बैंक में काम करने का सपना देखते हैं, वे 50 पाउंड ज्यादा देने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, सपनों की कीमत 50 पाउंड से तो कहीं ज्यादा ही होती है। वही तो। यह एक बहुत ही कैलकुलेटेड कदम है। सरकार ने यह जोखिम सोच समझ कर लिया है। वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं के उस महत्वपूर्ण प्रवाह को रोकना नहीं चाहते जो उनकी अर्थव्यवस्था को चलाता है। वे बस यह चाहते हैं कि ये पूरा इमिग्रेशन सिस्टम, जो कि करोड़ों पाउंड खर्च करके डिजिटल बनाया जा रहा है, वो खुद का खर्च खुद निकाले, ताकि टैलेंट की सप्लाई चेन भी ना टूटे और करदाताओं पर कोई नया बोझ भी ना पड़े। बिल्कुल, ये दोनों हाथों में लड्डू रखने वाली बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, इस गहन विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं, तो बात कुछ यूं है कि यूके जाने का जो वित्तीय प्रवेश बिंदु है वो अब निश्चित रूप से महंगा हो गया है। खासतौर पे लंबी अवधि वालों के लिए। हाँ, और विशेष रूप से भारतीय आवेदकों के लिए जो बहुत बड़ी संख्या में हर साल वहां की यात्रा करते हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो जितना ज्यादा सिस्टम का इस्तेमाल करेगा वो उतना ही ज्यादा भुगतान करेगा। बिल्कुल, यूजर पेज मॉडल। लेकिन इस पूरी कवायद का उद्देश्य लोगों को रोकना नहीं है। ये उन पैसों से एक ऐसा डिजिटल इमिग्रेशन इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश है जो भविष्य के लिए सुरक्षित हो। और सबसे बड़ी बात, अवसर अभी भी पूरी तरह से खुले हैं। हाँ, वीजा की कोई ऊपरी सीमा नहीं है और प्रोसेसिंग का समय भी 3 सप्ताह पर ही टिका हुआ है। मतलब दरवाजे अभी भी खुले हैं, बस अब उस दरवाजे को पार करने का टोल थोड़ा भारी हो गया है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में आवेदक इस नए आर्थिक घर्षण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। बिल्कुल। क्या वे छोटे वीजा की रणनीति अपनाएंगे या इसे एक जरूरी निवेश मान लेंगे? इमिग्रेशन की ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हाँ, और ये नया फीस ढांचा उसी बड़े बदलाव का एक हिस्सा है। सही कहा। तो हमेशा की तरह इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम सुनने वालों को एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज की इन जानकारियों से ही पैदा होता है। बताइए। जरा सोचिए, आज यूके ने अपने डिजिटल सिस्टम का पूरा खर्च सीधे आवेदकों की जेब पर डाल दिया है। कल को दुनिया के अन्य बड़े देश भी यही मॉडल अपनाएंगे। वे अपनी सीमाओं को हाईटेक तकनीक से लैस करेंगे और उसका भारी भरकम बिल विदेशी छात्रों और कामगारों से वसूलेंगे। एक ग्लोबल ट्रेंड बन सकता है ये। बिल्कुल। तो क्या भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और वैश्विक स्तर पर करियर बनाना सिर्फ उन्हीं चंद लोगों की जागीर बनकर रह जाएगा जो ये लगातार बढ़ती अपफ्रंट एंट्री फीस चुकाने की क्षमता रखते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आने वाले समय में एक व्यक्ति के असली टैलेंट या उसकी योग्यता से कहीं ज्यादा उसकी पूंजी दुनिया घूमने और दुनिया में अपनी जगह बनाने का असली पासपोर्ट बन जाएगी? सोचने वाली बात है, वाकई। इस गहरे सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर खुद विचार कीजिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।